नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार आप सभी को। नंदू जी, विकास जी, आकांक्षा श्रीवास्तव जी, सचिन पटेल जी, सरिता जी, हारून जी, विश्वनाथ जी, रेखा सिंह जी, वेरी नाइस, एमबी सुशील जी, अनुप्रीता सिंडे जी, हेमंत सोनी जी, विनीता चौहान जी, शैलेश भाई कप्तान साहब और अरुण कलिहरी जी। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में मानव निदान की इस कक्षा में मैं वैद्य नवीन जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वैद्य अरविंद पाठक को मैं होस्ट बनाता हूँ और आगे के कार्यक्रम को संचालन करेंगे। जी प्रणाम सभी वैद्य लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग कल ज्वर के बारे में, विषम ज्वर के बारे में देख रहे थे। आज हम लोग धातुगत ज्वर के बारे में देखेंगे कि एक एक धातु में बहुत दोष चले गए और ज्वर भी चला गया, तो उसके वजह से क्या शरीर में लक्षण दिखते हैं और हमें डायग्नोस करने आना चाहिए कि ये रसगत ज्वर है, रक्तगत ज्वर है। पहले जो हमने विषम ज्वर देखा था उसमें दोष कम थे, इसलिए ज्वर आता है जाता है। जो धातुगत ज्वर है ये कंटिन्यू रहता है और ये जाना बहुत मुश्किल रहता है। इसमें फिर चिकित्सा भी बहुत डिफिकल्ट रहती है और चिकित्सा के लिए इसमें शोधन ही चिकित्सा ज्यादा बताया है। तो विषम ज्वर और इसमें आप लोग को डिफरेंस करते हुए आना चाहिए। सबसे पहले 48 नंबर का श्लोक देखिए। रसगत ज्वर के लक्षण बता रहे हैं, तो ऐसा बता रहे हैं कि गुरुता हृदयोत्क्लेशः सदनम छर्द्य रोचको रसस्ते तो ज्वरे लिंगम लिंगम दैन्यम चासोपजायते। इतना बढ़िया बताया है ना। और ऐसा ही हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो बोलते हैं कि गुरुता हृदयोत्क्लेशः, मतलब गुरुता रहती है, शरीर में ना बहुत ज्यादा भारीपन रहता है। फिर उसके बाद में हृदयोत्क्लेश, ऐसा लगता है कि हृदय में पीड़ा हो रही है, और उत्क्लेश हो रहा है मतलब उल्टी आने जैसा फील होने लगता है। एक मिनट, मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा क्योंकि नए लोग ज्वाइन करते हैं ना तो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है। तो हृदय में पीड़ा होने लगती है, उत्क्लेश बहुत होने लगता है, बहुत ज्यादा मतलब जी मिचलाता है, नौशिया फीलिंग होता है। उसी तरह से सारा शरीर जो है वो शिथिल हो जाता है, अंग सदन मतलब शिथिलता, लूज लूज ऐसे होने लगता है। फिर उसके बाद में उल्टी आती है, छर्दी होता है, अरोचक होता है। और रसगत ज्वर में मनुष्य जो है ना वो बहुत ज्यादा दीनहीन रहता है, मतलब उसका चित्त जो है ना, मन जो है बहुत थका थका रहता है, और उसको कोई भी, क्योंकि रसव स्रोत का मूल तन हृदय है और हृदय में ही मन रहता है, तो इसलिए उसको ना ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था लाइफ में, बहुत ज्यादा वो तकलीफ में रहता है। तो यह धातुगत ज्वर है और इसमें बहुत दोषों की, बहुत ज्यादा दोषों की इसमें व्याप्ति रहती है और ज्वर यहाँ पे आ जाता है। इसी को टीकाकार में ने बताया है, मधुकोश टीकाकार ने, कि उक्त वातादि ज्वराणाम धातु विशेष दूषितया अधिक लक्षणानि भवन्ति। मतलब जो पहले हमने वातादि ज्वर बताए, तो अब न धातु विशेष दूषितया, मतलब इसमें एक एक धातु के विशेष दूष्य के रूप में अधिक लक्षणानि भवन्ति, अधिक लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यदुक्तम वात पित्त कफोत्थानम ज्वराणम लक्षणम यथा
तथा तेषां भियक् बुर्यात् रसादवपि दिश्वपि बुद्धिमान। मतलब जो वात पित्त कफ वाले जो ज्वर हैं वही सिम्टम्स यहाँ पे ज्यादा दिखने लगते हैं, और यह मेन रहता है कि धातुओं में आ गए। एतद अभिधानम च रसादि धातु विरोधेन वात पित्त चिकित्सा करणार्थम। इसमें धातुओं का हमें तो दिख रहा है, लेकिन हमें चिकित्सा दोषों का ही करना है, धातु का चिकित्सा नहीं करना है। यहाँ पर सारे लक्षण जो आ रहे हैं दोष दुष्य समूर्छना से आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें दोषों की ही चिकित्सा करनी है। अतः ताना गुरुत्व इत्यादि, मतलब अब इसीलिए आह मतलब इन्होंने कहा है कि गुरु आदि शब्द से, गुरुता आदि शब्द से इन्होंने बताया है। हृदयोत्क्लेश हृदय स्थितस्य दोषस्य उपस्थित वमनतित्वम रसस्य हृदयस्तत्वात्। मतलब हृदय में उत्क्लेश ये जो बता रहे हैं, तो जो दोष जो रहते हैं वह सारे दोष जो रहते हैं हृदय में अवस्थित, हृदय स्थितस्य दोषो उपस्थित वमनित्वम, और इसीलिए हृदय से ही मन ही खराब रहता है, मन कच्चा कच्चा रहता है, इसलिए ना उल्टी आने जैसा वमनित्वमेव, मतलब उल्टी आने जैसा फीलिंग होता है। रसस्य हृदयत्वात्, मतलब रस है उसका मूल स्थान क्या है, तो हृदय है, जो मूल स्थान है वहीं पर ज्यादा तकलीफ दिखाने लगती है, इसलिए हृदयोत्क्लेश ये शब्द बोला है। रसस्त इत्यनेन विशेषणात् रसोदुष्यः सर्वेषामेव ज्वराणम रसानुगतत्वात्। मतलब जब इन्होंने रसस्त दोष बोला है तो विशेष रूप से इसमें दुष्य जो है वो रस धातु ही है। सर्वेषाम एव ज्वराणम, मतलब सभी जो ज्वरों का कारण तो रस धातु ही है, लेकिन इसमें यहाँ पर विशेष रूप से रस धातु ही दूषित होता है। ज्वर अगर हम लोग देखेंगे तो रस व स्रोतस की दृष्टि है, लेकिन यहाँ पे दोष बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्युमुलेट हो जाते हैं। दैन्यम क्लांत चित्तत्वम, मतलब दीनता शब्द जो बोला है, दैन्य शब्द, इसमें क्लांत मन जो रहता है बहुत ज्यादा थका थका रहता है, दीन रहता है, डिप्रेशन में रहता है। फिर पिंड के इत्यादि, ये पिंडका वाला जो है वो रक्त धातु वाला है, वो हम बाद में करेंगे। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि पहले पूर्व प्रतिपादित वातादि दोषों का अधिष्ठान जब शरीर के रसादी धातु में विशेष रूप से हो जाता है तब इनके लक्षणों में भी अधिकता आ जाती है। मतलब दोष ज्यादा जब चले जाते हैं तो सारे लक्षण ज्यादा दिखने लगते हैं। जैसा कहा है कि वात पित्त कफोत्थानम इत्यादि, मतलब वात पित्त कफ और कफ के प्रकोप से होने वाले ज्वरों के जो लक्षण है वही लक्षण रसादी धातु में अधिष्ठित होने पर होते हैं। इतना कहने का अभिप्राय यही है कि चिकित्सा करते समय इन दोनों बातों को ध्यान रखना चाहिए, मतलब दोषों का भी ध्यान रखना चाहिए और दोषों के अधिष्ठानभूत धातुओं के लक्षण का भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब इसमें जो धातु हैं उनका इन्वॉल्वमेंट क्या है उस पर भी हमें ध्यान देना का बहुत जरूरी रहता है। इनके साथ में दोषों के अधिष्ठानभूत धातुओं के लक्षणों का ध्यान रखना चाहिए। इसी उद्देश्य से यहाँ ज्वरग्रस्त धातुओं के लक्षणों का निर्देश करते हैं, मतलब जो जो ज्वर वहां पर व्याप्ति हुई है जो जो धातुओं में, उसका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कौन से धातु में कौन से सिम्टम्स दिखा रहे हैं। गुरुते इत्यादि हृदयोत्क्लेश, मतलब हृदय में अवस्थित दूषित रस जैसे उल्टी द्वारा वमन द्वारा निकलना चाहता है ऐसा फीलिंग होता है। रस का स्थान हृदय होता है और रसस्ते, इस पद को विशेष रूप से लिखने का कारण यह है कि इस ज्वर में रस धातु विशेष रूप से दूषित होता है। पूरा रस धातु, ऐसा सोचिए कि गंगा नदी में पूरा केमिकल फैक्ट्री का सारा कचरा डाल दिया तो पूरी, अभी यमुना में भी आप लोगों ने देखा था कि जब दिवाली के बाद छठ व्रत आया था तो पूरा यमुना काला हो गया था, झागदार हो गया था। उसी तरह से रसव स्त्रोतस, स्त्रोतस मतलब जो भाव पदार्थ सर्कुलेट हो रहे हैं वो सारा दूषित हो जाता है, दोष वहां पे चले जाते हैं, ज्वर भी कर देते हैं। जैसे यमुना का पानी जो था वहां अगर कोई खड़े भी हो जाता था तो सभी को ईचिंग होने लगता था, बहुत ज्यादा तकलीफ होता, पीने लायक पोर्टेबल वाटर नहीं था। उसी तरह से यहाँ रसव स्त्रोतस पूरी तरह से दूषित हो जाता है, पूरा गंदा हो जाता है। इसीलिए इस पद को विशेष रूप से लिखने का कारण यह है कि इस ज्वर में रस धातु विशेष रूप से दूषित होता है। सामान्य रूप से तो सभी ज्वरों में रस दूषित होता ही है, सब ज्वर रसानुगामी होते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादा दृष्टि होती है। दैन्य मतलब मनुष्य का चित्त क्लांत और चुरचुर हो जाता है। और पिंड के इत्यादि, घुटनों से नीचे फैलने वाले जंगा के मांस को पिंड कहते हैं, पिंडली कहते हैं, वहां पे उद्वेष्टन होता है। अब ये जो है वो रक्त व स्त्रोतस का है। तो इतना मैंने बता दिया। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और हम लोग संभाषा शुरू करेंगे। जी डॉक्टर कंचन जी, आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको ये सारे सिम्टम दिख रहे हैं कि देह में भारीपन है, हृदय में पीड़ा है, उबकाई है, उल्टी आ रही है, मन खराब है? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। सर आते हैं सर और ऐसे ही कंप्लेंट्स रहती है
बहुत ज्यादा अरुचि रहती है उनमें, हल्ला मतलब हल्लास भी रहता है, बहुत अंगमर्द भी रहता है सर, और थोड़ा सा आंखों में भारीपन, बदन में भारीपन बोलते हैं सर। बहुत मतलब काम करने की उनकी इच्छा नहीं होती है ऐसे समय पे। सर मुझे एक पूछना था कि अभी ये धातुगत ज्वर चल रहा है ना हमारा, तो विषम ज्वर में जब हमने रसगत ज्वर देखा, तो इसको और इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सर? उसमें थोड़ी गंदगी, थोड़ा मतलब दोष दूष से समूर्चना होती है, और वह आता है फिर जाता है, ये जाता ही नहीं है, ये चिपक के, इसमें दुष्टि ज्यादा होती है। ओके। जैसे गंगा नदी में एक बार आपने गंदा पानी डाल दिया तो थोड़ा सा गंदा हुआ, और अगर कंटिन्यू नाला छोड़ दिया तो ऐसे ही ये धातुगत ज्वर है, इसमें ज्यादा दुष्टि होती है। मतलब ये एक धातु से दूसरे धातु में भी जाएगा, फिर वो पूरे हाँ धातु। हाँ, ओके। और ये ज्यादा दुष्टि है, इसमें व्याप्ति ज्यादा है, उसमें थोड़ा है। उसमें जब दोषों का प्रभाव ज्यादा होता है, उल्बणता ज्यादा होती है, तब वो ज्वर आ जाता है। जब दोष कम हो जाते हैं तो वो चला जाता है। पर विषम ज्वर से फिर ये धातुगत अवस्था भी आ सकती है ना सर? जरूर आ सकती है, आगे की अवस्था आ सकती है, अगर दुष्टि ज्यादा बढ़ेगी तो आएगी ही। जी सर, थैंक यू। और वो रक्त पाचक से जाता है, लेकिन ये सब नहीं जाता पाचक से, इसमें शोधन करना पड़ता है। आगे चिकित्सा भी हमने पढ़ा है ना चरक में, तो इसमें है कि इसमें वमन कराना पड़ता है, दोषों की दुष्टि ज्यादा रहती है। जी सर, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। नमस्ते सर। हाँ, प्रणाम सर, बताइए। प्रणाम सर। सर एक्चुअली सतत ज्वर और सतत ज्वर में हर रोज ज्वर रहता है सर, हर टाइम हाँ, में ज्वर रहता है। लेकिन इतना ज्यादा नहीं रहता कि भारीपन आ रहा है, उबकाई आ रही है, मन क्लांत है, उसमें आता है, वो आपका बात सही है। 24 घंटे रहेगा, लेकिन इतने सारे सिम्टम्स नहीं आएगा। ऐसे ही डिफरेंस करना चाहिए। हाँ सर वो सतत में लिखा है माधव निदान में कि वो भी जाता है, पर वो इट डजंट, मतलब वो इतना दिखाई नहीं देता है, जाके वो आ जाता है, थोड़ा सा है। हाँ, लेकिन वो जाएगा जरूर, वो जाता 24 है। घंटे रहेगा, लेकिन जाएगा, ये तो हाँ, जाता ही नहीं है। ओके सर। जी, और किसी को कुछ बताएं? आकांक्षा जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या इस पे? अभी तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे तो पेशेंट देखेंगे हम लोग, बहुत मजा आएगा फिर। आकांक्षा जी कुछ बोलना चाहती हैं क्या? नहीं बोलना चाहती हैं? नमस्ते डॉक्टर, सर, प्रणाम सर। हाँ, आप कुछ बोलना चाहती हैं? ऐसे आपने एक्सपीरियंस किया है क्या पेशेंट में? सर पेशेंट तो ऐसे आते हैं सर, लेकिन अभी चिकित्सा के रूप में धातु का ज्वर में जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं उस तरह से ढूंढ के पेशेंट में चिकित्सा करना अब शुरू करना है सर। बाकी लक्षण ऐसे मिलते हैं सर पेशेंट में जैसे आपने पढ़ाया है, लेकिन अभी टू द पॉइंट सर आपके पढ़ाने के बाद से शुरू करेंगे सर। हाँ हाँ, ठीक है। डॉक्टर मनोज कुमार जी, आपको कुछ बोलना है क्या? असल में मैं केवल पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, मैं डिस्कस, आप लोग के अनुभव बहुत ज्यादा हैं, वो एक्सपीरियंसेस शेयर। कल तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बताया, कल की संभाषण सब लोग सुनिएगा, उसमें जो बताया प्रमेय का आवरण जन्य, उस पर एक डॉक्टर जी, डॉक्टर प्रवेश मकवाना जी ने बताया था, सूरत के डॉक्टर, उन्होंने इतना अच्छे से इलेबोरेट किया था कल की संभाषण में। जी, और हाँ जी, बोलिए बोलिए अनुरिता जी, बोलिए। हाँ सर, जो ये हाई ग्रेड फीवर रहता है और परसिस्टेंट रहता है, कम नहीं होता है, और पेशेंट धीरे धीरे क्लांत होते जाता है, मतलब, और मतलब उसको सिम्टोमेटिकली रिलीफ मिलता है दवाई देने के बाद में, लेकिन फिर भी परसिस्ट करता है, तो वो रहेगा ना धातुगत ज्वर। जी जी हाँ, थैंक यू सर। जी, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। डॉक्टर अंजू जी, अनुप्रीता जी, अंजना मैम, विन्यासा जी, आप लोग बोलिए कुछ। सर इसमें एक समझ में कैसे आएगा सर कि धातुगत ही हो गया सर? वही अभी बताए ना कि विषम ज्वर है, वो आता है और जाता है, ये तो जाता ही नहीं है, ये तो बैठ जाता है, इसमें दुष्टि ज्यादा रहती है, लक्षण ज्यादा रहते हैं। अभी हम किताबी नॉलेज ले रहे हैं, जब पेशेंट में देखते हैं तब हमें किताब खोल के फिर वो बात याद आ जाती है, ये कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जाता ना ये इतना अच्छे से, तो फिर इसीलिए ना। धातुगत वाला को जीर्ण ज्वर भी फिर बाद में बोल सकते हैं ना? नहीं नहीं, जीर्ण ज्वर में रुक्ष तेज बढ़ जाता है। अच्छा, उसमें तो और भी अलग सिम्टम है, वो बताएंगे बाद में, वो तो आगे आ रहे हैं। और माधव निदान एक बार में रीडिंग करने से नहीं होता, इसको बार बार पढ़ के बार बार समझना पड़ता है, तब दिमाग में लगता है। सर शायद पूर्व रूप में भी कुछ डिफरेंस होगा, यहाँ पे अंग क्षेत्र पे उबकाई और रुचि, तो उसकी पूर्व रूप में
अग्निमांद्य ज्यादा होगा, अरुचि ज्यादा होगी, ऐसे मुझे लगता है धातुगत नहीं ज्वर नहीं, में। इस धातुगत ज्वर में ज्यादा रहता है, दोषों की हाँ, व्याप्ति ज्यादा धातुगत रहती ज्वर है। में ज्यादा रहता है। विषम ज्वर में उतना नहीं आता है। हाँ, और विषम सर ज्वर और में ये जो आप सिंपल पटोल इंद्रम कुटकी दे दीजिए, पेशेंट ठीक, उसमें आम का पचन हुआ ठीक। लेकिन इसमें तो पूरा जैसे होता है, गंगा नदी की पूरी सफाई करना है, नालों को बंद किया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, ये पूरा इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। वो तो सिंपली ठीक होता है, ये बहुत मुश्किल से होता है। और सर इसमें जो पर्टिकुलर जो सिम्टम बताया, जैसे हृदय में पीड़ा, तो इससे रिलेटेड जो हमको सिम्टम मिलेंगे, जो बेचैनी है, जो रस धातुगत जो पर्टिकुलर लक्षण बताया कि वो इसमें ज्यादा मिलेंगे और इसमें कम मिलेंगे शायद ना, और जो हमारे विषम ज्वर सर है। यही सिखाते हैं जमदग्नि सर, कि जब भी आपके पास एंजाइना के पेशेंट आते हैं, एमआई के पेशेंट आते हैं, तो आप रस पाचक से शुरू करिए, मतलब और रस प्रसादन, रक्त प्रसादन द्रव्य दीजिए, ताकि वो एमआई ठीक हो। और ये दिखता है वहां पे इन्फेक्शन क्यों हुए, क्योंकि स्त्रोतस अवरुद्ध हुए वहां पे, इसीलिए तो ऐसा हुआ है। जी सर। सर इसमें एक पॉइंट मैं बोलूं? हाँ, एक क्या चार बोलिए। सर जो धातुगत ज्वर होता है ना, उसमें अगर लाक्षणिक ज्वर ना भी हो तब भी जो शरीर में बाकी लक्षण बताए हैं वो हमेशा प्रस्तुत रहते हैं। हाँ। जैसे उत्क्लेश है, अंगमर्द है, संधियों में पीड़ा है, या हृदय प्रदेश में जड़ता है, तो ये लक्षण उत्पन्न रहते हैं, तो वो भी ज्वर का ही एक रूप है। जी प्रणाम सर। हाँ जी, बताइए। सर ये पांडुरोग आगे जाके पांडुरोग में हाँ, 100%। जो पुराने पुराने पांडु रोग रहते हैं, हलीमक रहता है, कुंभ कामला रहता है, लीवर की पैथोलॉजी होती है, तो ये सब जैसे आगे का अभी आ रहा है रक्तवस त्रुतस का, उसका मूलतन हृदय और प्लीहा है, तो वहां जाके भी फिर बढ़ता है ना बीमारी। जो बड़े बड़े जो बीमारियां रहती है, थैलेसीमिया वगैरह रहता है, उसमें ज्वर आया रहता है, लेकिन हमें हमें लगता है इसमें जेनेटिक प्रॉब्लम है तो ब्लड नहीं बन रहा, ये है वो है, लेकिन वो सब सब ये यहीं पे आंसर मिलता है हमें। ओके, थैंक यू। भट्ट जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या सर? सर मैंने भी अभी एक पेशेंट को, फीवर वाले पेशेंट को रस पाचक, रक्त पाचक और मांस पाचक दिया था। हाँ। और आपने जो अभी सूक्ष्म त्रिफला दिया था तो उसको भी मैंने दिया था, तो उसके कारण सर फीवर चला गया सर उसका। तो पहले वो तो कितना अच्छा आपको लगा होगा, फीलिंग जी कितना सर, अच्छा होगा। जी सर, जी सर, जी थैंक यू सर। थैंक यू। मतलब उनको क्या था, संतत ज्वर था, सतत था, आपको क्या दिखा था? न्यूज सर 24 घंटे में एक बार आ रहा था सर। अच्छा, जी सर। तो तो मैंने आपने परफेक्ट डायग्नोसिस कर दिया ना? जी सर, मांसगत मैं वो करके किया सर, मांस धातुगत। जी। आपको मालूम नहीं है, पूना में बहुत बड़े बड़े वैद्य हैं, वैद्य जी सर। समीर जमदग्नि सर, वैद्य दिलीप गाडगिल सर, इतने टॉप के डॉक्टर्स हैं ना, एक डॉक्टर प्रशांत सुरु सर, इन लोगों का इतना पढ़ाई है, इतना पढ़ाई है, पेशेंट आते ही ये लोग एकदम परफेक्टली पकड़ते हैं बीमारी को, और मतलब ट्रीटमेंट भी देते हैं ना, तो एकदम परफेक्ट रहता है वो। मतलब चैलेंज हम लोग ना उतना तक जाने के लिए हमें तो बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, हमारे सर का तो इतना परफेक्ट है ना डायग्नोसिस की, क्या बताएं। जी सर, ओके जी। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते अनुप्रीता जी। आप जमदग्नि सर की स्टूडेंट है क्या अनुप्रीता जी? नहीं सर, नहीं सर। तो आप लिखती हैं विश्व अपने क्लिनिक के उसमें? सर ये उनके जो स्टूडेंट है ना, मैंने उनके पास 1 साल की प्रैक्टिस की है सर, और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो माधवनाथ और देवनाथ, अभी जो आनंदनाथ महाराज जो अभी उनके ये है ना गुरु है ना, तो मुझे दिल से उनको बहुत अच्छा फील करती हूँ। जैसे तो आप सर मुझे से नहीं मिली, जमदग्नि सर से नहीं मिली? नहीं सर, नहीं अभी तक नहीं मिली हूँ। अच्छा, आप कल आइए ना, मैं लेके चलूंगा सर के पास। जी सर, जरूर एक हाँ बार। मुझे जी। तो मेरी माँ को भी एक बार दिखाना है सर के पास। हाँ जी। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे जीर्ण ज्वर 21 दिन तक अगर कोई ज्वर रहता है तो उसके बाद उसको जीर्ण ज्वर कहते हैं, तो हाँ। धातुगत ज्वर के लिए कितने दिन की हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, इसके बाद? इसको हम 21 दिन का नहीं है टाइम, ये ज्यादा 21 से भी ज्यादा क्रॉस हो सकता है, या उसके पहले भी हो सकता है। उसके पहले भी हो सकता है, मतलब अगर वो रस धातु 18 में दिन गया तक भी तो रह फिर सकता है, 19 दिन 20 दिन भी रहेगा तो वो धातुगत ज्वर रहता है। इसके पहले भी अगर वो रस धातु में गया तो वो रसगत ज्वर हो जाएगा ना सर, धातुगत? हाँ
हाँ, ये सारे सिम्टम के हिसाब से। जीर्ण ज्वर में रुक्ष तेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, रुक्षता बढ़ती है और हीट बढ़ जाता है, ड्राइनेस और हीट ज्यादा बढ़ता है उसमें। इसीलिए वहां पे सिद्ध घृत बोला है चिकित्सा में, और दूध बोला है, मतलब शीरपाक ऐसे बोला है चिकित्सा में। की मर्यादा नहीं है, इतने दिन के बाद हम बोलेंगे इसे कुछ। हाँ, वो सिम्टम भी आने चाहिए। 21 दिन तो उन्होंने आचार्यों ने बता दिया, लेकिन वो सिम्टम भी हमें दिखने चाहिए जीर्ण ज्वर के। हाँ, और दूसरा बात है कि दोष पाक और धातु पाक, इसको हमेशा समझना चाहिए। एक होता है दोष पाक, जहां जैसे ये सारे सिम्टम आ रहे हैं, और धातु पाक मतलब वहां डैमेज होने लगता है सारा। धातु पाक होने के बाद जैसे जंगल में आग लग जाती है, पूरा पूरा जंगल में आग लग जाती है, तो वो फिर राख बचता है। वैसे धातुओं की पाक होने लगती है तो वो पेशेंट मर ही जाता है उसके बाद, धातु पाक होने, कैंसर में जैसे। हाँ, जो सिस्टिक लीजन्स है या फिर सिरोसिस है, या जो अवयवगत जो रचनाएं जिसे इंटेंसिटीज बदल जाती है, या फिर, तो इसको हम धातुपाक अवस्था ही बोलेंगे ना सर? हाँ, लेकिन वो कितना व्याप्ति हो रहा है, उस पे कितना व्याप्ति है, वो ऐसा धातुपाक है क्या कि उसको इरिवर्सिबल, मतलब हम फिर से ठीक कर सकते हैं क्या? हाँ, कर ये सकते हैं। जो जैसे सर पेशेंट बोलता है कि हमें बुखार आया था, उसके बाद में भूख नहीं लगी, और उसके बाद में वो किडनी फेलियर में गए, तो उनकी जो किडनी का CMD है, डिफरेंशिएशन, वो चेंज हो जाता है, तो वो इरिवर्सिबल है अकॉर्डिंग टू एलोपैथी। और सिस्टिक लीजन या वो काफी दिनों से रहता तो है, इसीलिए तो हम असाध्य अवस्था बोलते हैं कि अब नहीं ठीक हो सकेगा, फिर वो अरिष्ट सूचक लक्षण में जा रहे हैं। तो फिर ये धातुगत में ही जाएगा। आयुर्वेद भी वाले भी तो लास्ट स्टेज में कैंसर में ठीक नहीं कर पाते हैं, और यही तो स्पष्टीकरण दिया है कि धातु पाक में हम नहीं उनको ठीक कर सकते। लोग कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ठीक करिए, धातु पाक को नहीं ठीक किया जा सकता है सर। लेकिन ये अवस्था तो बहुत जल्दी लाई जाती है केमो रेडियोथेरेपी में, सब कुछ गल जाता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो ये तो आगंतुक हेतु हुआ ना, उसकी वजह से। और वहां क्या वो चीज को जला देते हैं, लाइव सेल को जला के डेड कर देते हैं वो लोग। यस सर, यस, वही पूछना था। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। मनोज जी आज कुछ बोल नहीं रहे। हाँ जी, बोलिए अनुप्रीता जी। सर, तो फिर जब भी रसगत ज्वर आएगा तो हो जाएगा, तो उसके बाद वो अगले धातु में जाएगा ही जाएगा क्या सर? वो हेतु सेवन अगर होगा तो जाएगा ही ना, हेतु सेवन अगर पेशेंट ने रोक दिया तो फिर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। हाँ, ठीक है। अगर हमने अग्नि बढ़ा दिया, आम पाचन कर दिया, और फिर हमने रिवर्स किया तो वो ठीक हो जाएगा। संप्राप्ति भंग यही तो होता है। लंघनम स्वेदनम कालो ये वागुस तिक्तको रसा, ये किस लिए होता है? सर धातुगत ज्वर से क्या धातु पाक अवस्था में जा रहा है क्या? नहीं, यहाँ ज्वर बैठा है, यहाँ गंदगी कर रहे, पका नहीं रहे, पाक में ही है ना, मतलब ये अगर ज्यादा कंटिन्यू रहा, ज्वर जा ही नहीं रहा 1 साल तक, और डैमेज ज्यादा हो रहा है, तब पाक होता है। अच्छा, हर धातुगत ज्वर धातु पाक करेगा ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। हाँ सर, विषादा में ऐसे ही होता है ना सर? किसमें? विषाद विषाद डिप्रेशन में तो अगर फीवर आ रहा है तो ठीक है, अगर फीवर आ रहा है डिप्रेशन में तो उसमें मनोवस्त्रोतस की दृष्टि हो रही है। सर, ये सारा लक्षण मिलता है ना सर, गुरुता होता है, हृदय पेशा भी रहता है। हाँ तो वहां पे ये रसवस्त्रोतस की भी दृष्टि होती है, मनोवस्त्रोतस की भी दृष्टि होती है। गंगा नदी खराब हुई तो फिर वो दूसरी नदियों को भी गंदा करेंगी, ऐसे कि दूसरे स्त्रोतस भी दूषित होते हैं। सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर एक्चुअली धातु पाक बोले तो एग्जैक्टली क्या होता है सर? जैसे जंगल में आग लग गया तो वो पूरा जंगल को जला देता है, राख बच जाता है, पूरा जंगल जल गया, फिर उसके बाद में हम लोग राख से पेड़ बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते ना। तो ऐसे ही धातु पाक, अब ये सब्जेक्टिव पैरामीटर है, क्वालिटेटिव है, कि मतलब हमको ऐसा कोई मशीन नहीं बनाए कि धातु पाक कितना हुआ है उसको मेजर कर पाए, ऐसा कुछ नहीं। उसमें सारे धातु पूरी तरह से जल जाते हैं, पक जाते हैं। हाँ सर एग्जांपल अभी मेदो धातु का पाक हुए तो नहीं ऐसा नहीं है, वो सारे धातुओं का पाक होता है। जंगल में आग लगी है तो हम ये नहीं बोल सकते उतना जला है उतना जला है, सारे। वो कैंसर का जो लास्ट स्टेज होता है वो एक बार मतलब डैमेज हो गया, मेटास्टेसिस हो गया, तो फिर हम उसको इरिवर्सिबल नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, वहां तो डेथ होना फिक्स है वो अवस्था।
वो सर्वधातुपाक लक्षण का ही है वो, हाँ ऐसा बोले तो। हाँ हाँ जी। सर लॉन्ग टाइम रूमेटो आर्थराइटिस वो भी इसमें इस प्रकार रसवस्त्रोतस के दृष्टि में होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वहां पे श्लेष्मक कफ के स्थान पे आम दोष चला जाता है, वो स्थान हाँ ज्वर से वो यहाँ जाता है। हाँ तो जो रूमेटॉइड कार्डाइटिस में है उन पेशेंट का एक टिपिकल लक्षण रहता है कि वहां पे उनको हृदय ठिकान जो हृदय मतलब शूल नहीं जकड़न रहती है उनकी, और उनका भी लाला प्रसेक या उनको भी ये रस के सिम्टम्स रहते हैं। सबसे मेन और रुचि बहुत सीवियर रहता है, और ये शब्द असौशर्य ये सारी चीजें रहती है, देखा है मैंने अभी रूमेटॉइड देखिए कार्डाइटिस। रसवस्त्रोतस का मूल स्थान क्या है, हृदय है। यहाँ पे दुष्टि हो रही है, लेकिन वो हृदय में और जाके एक्यूमुलेट हो रहा है, आम जाके एक्यूमुलेट होके वहां के जो वहां पे स्ट्रक्चरल और एनाटॉमिकल चेंजेस कर रहा है वहां पे और कर रहा है, तो वो फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हार्ट डिजीज ऐसे होने लगता है। अभी इसको और पेशेंट में देखने के बाद और समझ आएगा, यहाँ तो हम थ्योरेटिकल पढ़े, ऋषि मुनि लोगों ने इतना सारा समझा पढ़ा उसके बाद लिखा है ये सब चीज। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में रिवर्सिबल होगा जी सर। नंदू जी, हाँ जी सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर ये राजेश क्षमा में जो ज्वर रहता है उसमें भी मैंने देखा है बहुत लंबे टाइम तक ज्वर चलता रहता है सर। हाँ, तो उसमें तो क्षयात्मक संप्राप्ति रहती है, मतलब उसमें प्रतिलोम क्षय अनुलोम क्षय। जी यहाँ हम केवल स्वतंत्र व्याधि ज्वर के बारे में पढ़ रहे हैं, वो तो नहीं दूसरी व्याधि है वो सब। हाँ जी नहीं सर, जैसे पेशेंट आता है जनरली तो उनको फीवर है, बहुत सारे पेशेंट में राजेश क्षमा इस तरह से डायग्नोस हो पाता है कि वो मलेरिया से शुरू करते हैं। अभी जो चलन है कि किसी को फीवर आया तो जनरली पैरासीटामोल खा लिया उन्होंने जी, अपना ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं, जी उतर गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आगे और एक दो टेस्ट कराए, टाइफाइड मिला फिर जी ठीक हो गया, फिर 2-3 दिन ठीक रहा, फिर उसके बाद में फिर आने लगा, फिर नहीं है, फिर टेस्ट कराए, फिर मलेरिया, ऐसे बहुत सारा चलता रहता है। जब जी नहीं ठीक हुआ सर तो फिर बहुत लगाते हैं कुछ कैलकुलेशन के, नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, तब सोचते हैं कि कुछ और तो नहीं, तो कुछ में डिटेक्ट हो भी पाता है राजेश क्षमा, कुछ में नहीं भी हो पाता है, और नहीं हो टाइम से हो जाता है तो रिकवर अब होते क्या है हैं। कि ये ज्वर जो है ये और सारे दूषियों को दूषित कर रहा है, मतलब वहां और स्ट्रक्चरली और मतलब धातुओं को और इन्वॉल्व करके बीमार कर रहा है, वहां पे व्याधि स्थान संशय कितना व्याप्त हो गया है उस पे वो बीमारी का हमें पता चलता है। जी सर हाँ मतलब जो सूतिका अवस्था या फिर कोई सर्जरी है, फिर ओटी के बाद में जो ज्वर आता है तो हम उसको भले हेतु आकंदुज बोलेंगे या अवस्था, लेकिन सर ज्वर तो ऐसे जैसे आप सिखा रहे उसकी परिणति वैसी ही होगी ना सर। बराबर। अभी देखिए अभी क्या है कि एक होता है कि जैसे गंगा नदी खराब हो गई, गंगा नदी दूषित हो गई, ठीक है, तो ये हो गया धातुगत ज्वर, मतलब रसवस्त्रोतस रक्तवस्त्रोतस में ये ज्यादा व्याप्ति हो गया और वो नदी खराब हो गई। अब नदी खराब होने के बाद नदी का पानी ना अगर बाढ़ आ गया और गंदा पानी, गंगा नदी का पानी सब जगह फैल गया, सब जगह फैल गया, पूरा बिहार को कवर कर लिया, यूपी का बनारस सबको कवर कर लिया, पूरा डुबा दिया, ऐसा बाढ़ आ गया, तो वैसा फिर वो और डुबाने के बाद और कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, तब वो राजयक्ष्मा जैसा व्याधि होता है, ज्वर से परिणति हो रही है राजयक्ष्मा में, तो फिर वो पूरी जगह जमीन को भी खराब कर रहा है, मतलब दूषित कर रहा है, तब वो व्याधि हो गया। सर जी ये एक सर कह रहे थे कि मतलब अगर ज्वर ना भी हो लेकिन हृदय में जकड़न है ना, अरुचि और ये सारे लक्षण अगर हो तो वो भी रस ज्वर करके मतलब ज्वर भी हो, जरूर नहीं कि ज्वर ही हो, रसगत आम रहता है वहां पे, ज्वर हो ऐसा नहीं है। तो उस तरह से तो फिर ये बाकी जो व्याधियां होती है जैसे पक्षाघात वगैरह है उसमें भी पेशेंट को ये सारे लक्षण मिलते हैं ना सर? हाँ मिलते हैं, लेकिन सभी में ज्वर होगा ऐसा थोड़ी ना है, पक्षाघात में ज्वर थोड़ी ना होता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं वो बोलते हैं कि हमारा रात रात को नींद पूरा नहीं हो रहा और हमको ना हृदय में जकड़न हो रही है, फीवर थोड़ा ना होता है उनको, लेकिन हृदय में जकड़न होती है, और रस स्त्रोतस में आम गया रहता है वहां पे, तो इसीलिए वहां ब्लॉकेज हुआ रहता है, ज्वर नहीं रहता वहां पे। तो हम जब रस पाचक देते हैं तो वो पच जाता है और पेशेंट को हार्ट में जो स्टिफनेस और हार्ट ऐसे लग रहे हैं वो सब ठीक हो जाता है।
ज्वर आएगा तो जरूरी नहीं है जी। ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर समझ है ना तो बहुत इजी जाता है ये सब। सर इसी बात को मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। जैसे किसी हाँ को हार्ट अटैक आया, उसके पीड़ा हुई, ठीक है, हाँ वो सब कुछ लक्षण सब खत्म हो गए, लेकिन अगर पुनः उसी व्यक्ति को कोई भी वैसी अवस्था मिलती है जो कि उसको उत्तेजित करने वाली हो, तो उसको तुरंत हरित प्रदेश में पीड़ा अनुभव शुरू होनी हो जाती है। तो वो हाँ बेसिकली जो उसका मानसिक ज्वर है ना, वो बना रहता है कई बार सालों साल तक। बराबर, क्योंकि जो अपने हृदय है ना वहां पे ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, ये हर चीज व्यक्त रहते हैं, और वहां साधक पित्त रहता है। साधक पित्त जितना दूषित होगा वहां पे हृदय में और दुष्टि होती रहेगी। सर उसको मानसिक ज्वर कहते हैं। मानसिक ज्वर बोलते हैं। और डॉक्टर विन्यासा जी, आप हैं क्या? आपने उस दिन कैसे बताया था कि आपने वो जो हार्ट के पेशेंट को आपने वासागुड़ इत्यादि का दिया था, एक बार यहाँ बोल दीजिए ना। आपने रक्त पित्त डायग्नोज किया था, विन्यासा जी हैं क्या? प्रणाम सर, मेरा हस्बैंड का ही सर वो। हाँ हाँ, वो बताइए ना केस। सर उनको अचानक ऐसे ही चेक किया था, वो 38 का है। उनका बीपी थोड़ा बढ़ा था, 160 था ऐसे ही। मुझे एक दिन, 2 दिन, 3 दिन चेक किया, ऐसे ही आ रहा था। मैंने प्रभाकर और ओके नागार्जुन अब्रार चालू किया। पहले नागार्जुन अब्रार चालू किया था सर, बट उसके बाद भी वो नहीं कंट्रोल हुआ। उसके बाद प्रभाकर चालू किया था, उसके बाद भी नहीं कंट्रोल हुआ। उसमें वो क्या पहले वो अर्जुना क्षीरपाक दे रहा था, अर्जुन क्षीरपाक और एक पाउडर कॉम्बिनेशन करके दे रहा था। उसके बाद भी नहीं हो रहा था। उसके बाद में कुछ बेहतर सोचा क्यों ऐसे हो रहा है सर। उसके बाद वो उनको खाना पीना और सब कुछ एनालाइज करने के बाद बासागुड़ी डाला है सर। उसके रक्तपित्त संतृप्ति हो गए, इसलिए हो रहे थे समझ के। उसके बाद विद इन 1 वीक एवरीथिंग रिड्यूस, ही इज डूइंग वेरी नॉर्मल। सो ऐसे सोचना है। अब आप अभी उस समय रक्तपित्त ही जो पता नेक्स्ट चला। चैप्टर, रक्तपित्त का नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना, उसमें रक्तपित्त के उपद्रव में लिखा है हृदय तुल्यम च वेदना, ऐसे लिखा है। तो आपने एकदम परफेक्ट कि रक्तपित्त का ही सारे सिम्टम थे उपद्रव के। उसके थोड़ा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा था सर, एला बॉर्डर लाइन में था। वो वाता भी ठीक करेगा, गुरुची भी। वो कफा और वात, कफा और मेद दोनों में क्या करेगा, और वात को भी क्या करेगा, त्रिदोष शामक है दोनों, ऐसे समझ के दिया था। उसके बाद उनका बीपी कंट्रोल हुआ है अभी। जी अच्छा लगा। हाँ विन्यासा जी, हमारे सॉरी मैम? सर, आपका मैम छोटा बेबी को बुखार था और आप टेंस थी देखिए, और फिर इन्वेस्टिगेशन किए उसमें प्लूरल, तो वो आपने सर ने जो ज्वर सिखाया उसके हिसाब से बताइए ना मैम, क्योंकि क्या है, प्रैक्टिस हो गया, पेशेंट देख लिया, लेकिन स्टडी अभी हो रहा है, तो हमारा रेट्रोवर्सल स्टडी हो रहा है। तो आपने तो उसको 2 या 3 दिन में ही फिर ठीक किया था, तो उसका बताएंगे क्या ज्वर कैसे था? आपके 17 बच्चे साल का का। बताइए, विन्यासा जी आपके बर्थडे का बताइए। मैम एक्चुअली इट वाज कंटिन्यूअस, फर्स्ट इट वाज कंटिन्यूअस। आई मैंने कुछ नहीं दिया है उसमें, त्रिभुवन कीर्ति दिया था और अमृता रिश्ता ऐसे ही दिया था। वो कंटिन्यूअस था, कंटिन्यूअस था। उसके बाद वो ठीक हो लगा। वो मीन्स नाइट में ज्यादा खांसी आना और ज्वर आना ऐसे आ रहा था। उसके बाद में सब इन्वेस्टिगेशन किया, और उसमें एक्सरे में आइलर रीजन में प्लूरल पैचेस था, ऐसे ही आया था। उसमें देखकर मुझे रक्तगत लाइक संतत ज्वर ऐसे लगा। दिन में एक बार ही आ रहा था मैम वो। उसके बाद उसके 3 दिन के बाद नहीं दिन नहीं, में एक बार दिन ही में आया। एक बार आता है तो वो मांसगत होता है, अन्य असगत हुआ ना? शाम में नहीं सोना वो संतत ही होता है ना सर? 2 टाइम अगर आए, दिन में और रात में, तो वो रक्तगत होता है। ठीक है, अगर आपने शाम रक्त में पाचक भी दिया तो कोई गलत नहीं है, रक्त धातु को अच्छा करके मांस धातु को गया, वो ठीक ही है। हाँ बताइए, आगे नहीं बताइए। सर, शाम बिकॉज मॉर्निंग आई वाज नॉट टेकिंग केयर, माय हस्बैंड वाज देयर विद हिम। तो तो इसलिए 2 बार आ रहा इवनिंग होगा। में
2 बार दो बार आ रहा होगा। वो ये बोला था वो समय मुझे उस समय सतत सतत। ही डायग्नोस किया था ना। हम्म, सतत उसके बाद वो आप बोला है ना सर, आप सब चाटन 2-2 आवर के लिए दिया है मैम, ऑल नाइट और मॉर्निंग 2-2 आवर के लिए दिया था। क्या उसके बाद क्या चाटन दिया था? क्या सर आप ही चाटन? बोला क्या मैं सर, क्या बोला लक्ष्मी था? महालक्ष्मी विलासा हाँ महालक्ष्मी विलास ही रखा था, अबका भस्मा रखा था। उसमें एक मृत्युंजया भी ऐड किया था। मेरे पास मुक्ता पुष्टि नहीं था, इसलिए शंख भस्मा ऐड किया था, शुंग भस्मा ऐड किया था, और पुनर्वा ऐड किया था, दोड़ा अर्जुना भी ऐड किया था इसमें। और इतना ही आई थिंक, लाइक सुदर्शन चूर्ण भी ऐड किया था। तो उससे ये सब प्लूरल ऐड इफ्यूजन करके पूरा ठीक चाटन हो दिया गया? था। और सर वो ज्वर खत्म हुआ सर, वो फ्यूजन लाइक उनका हाल बहुत खराब था। उसके बाद वो कासा सुधा एक कल्प आता है, वो भी दिया था। अभी ठीक है सर। उसके बाद आपका मेडिसिन आया ना, रक्तपाचक, वो स्टार्ट किया था। हाँ, नसिया भी दिया था सर, लघु मना भी करा था। वो खाने के बाद थोड़ा टीका 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 मेडिसिन दिया है, और कुछ थोड़ा वाटर दिया था। उनको अच्छा नहीं लगेगा ना, वो सब कुछ उल्टी किया। उसके बाद बहुत कफ निकली, और हाँ वो क्या है, नशे भी दिया था 5-5 दूर। उसके बाद भी एक बहुत कफ गले में आकर वो स्पीड किया, कुछ कुछ किया है। और स्वीडना सब वो चेस्ट में कर्पूर आदि तैल लगा के स्वीडना भी किया, और नशे भी दिया था। वो 5 साल 4.5 ईयर था। इट्स ओके, आई फेल्ट कर सकते हैं, इसलिए किया है सर। अब भी आपका ठीक है सर, हिंदी वो कितना अच्छा हो गया पीडियाट्रिशियन है? भी बोला है। विन्यासा जी, आपका हिंदी कितना बढ़िया हो गया है यस अब? सर। जी। सर अभी यस इनमें सर। बताइए ना, ये सर उस समय क्या जो मैडम ने अभी केस बताया, सर वो ये सतत हाँ वही पूछना था मैम। सतत ज्वरी था, दिन में भी आता होगा, रात को भी आता होगा। मैम एक्चुअली हाँ व्हाट वाज हैपन, फर्स्ट उनका सतत ही था। रसद रुचि बहुत था। उसके बाद वो बहुत स्वीट खा रहा था। और एक हेतु मिला सर मुझे, क्या हुआ, स्विमिंग में गया था। स्विमिंग करने के बाद गर्म पानी में नहा कर आया था। वो इम्यून कंप्रेस हो गया, तो ठंडा और गर्म ऐसे करके आया था घर में। उसके बाद ही ज्वर स्टार्ट हुआ है मैम। मतलब रस दृष्टि भी हुआ, वात प्रकोप भी हुआ, और फिर वातजकास हुआ, ऐसे होगा ना सर? हेतु के। और फिर उसके बाद में उसका कन्वर्जन किस में हुआ? वात कफज है सर। और फिर वो जाके वात लंग्स कफज में गया, था। बात कफज, और फिर ना लंग्स में गया वो, और वहां पे वो इफ्यूजन वगैरह शुरू हुआ। इसलिए इन्होंने महालक्ष्मी विलास वगैरह दिया ना, तो अबरक भस्म वगैरह, तो पूरा कवर होते होते वो ठीक ही हो गया बच्चा। और विन्यासा मैम कितना इंटरेस्ट से बता रही हैं। और मैम सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन मुझे बस सर से यही पूछना था कि कैसे ये होती है। नहीं सर, नहीं मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। इनका 1-2 महीने पहले हिंदी इतना क्लियर नहीं था, अभी हिंदी कितना अच्छा बोल रही है। पूना में भी प्रैक्टिस कर सकती है सर। हाँ जी। नहीं जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मिश्रा जी। अच्छा, सुबह उठ गए आप? हाँ सर, अच्छा, उठना है सर। सर ये मस्तिष्क ज्वर जो होता है ना, मेनिंजाइटिस, उसका क्या संप्राप्ति कैसे है सर? वही ज्वर जब चला गया वहां पे मज्जावस्त्रोतस में चला गया, तो फिर अच्छा वहां वो आगे आ रहे हैं ना मज्जागत ज्वर। अच्छा, तो कन्वर्जन फिर किस में उसी आने में लगता लिखा है, ये कन्वर्जन आक्षेप सब लिखा है। मज्जागत ज्वर पढ़ेंगे ना अभी, ये रस धातु के बाद है? आएगा। आपका कुछ ऐसे बताइए ना, आपके पास पेशेंट आते हैं क्या जो रसगत ज्वर के सिम्टम लेके आए? ऐसे ज्वर के तो बहुत कम पेशेंट आते हैं, ठीक ना। हाँ, कुछ पेशेंट आते हैं जो जिनके 1-2 महीने तक ज्वर नहीं छोड़ता। ऐसे हमारे पास ज्वर के बहुत कम केस आते हैं सर। अच्छा ठीक है। एक डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी आए हैं। अभिषेक मिश्रा जी, आपने देखा है पेशेंट ज्वर के, जो आपने डायग्नोज किया कि ये रस धातुगत ज्वर है? जी प्रणाम सर। हाँ रस धातु का ज्वर मैंने देखा है, और उसमें
अधिकतर जो है देखने में आता है तो इतना डीप सोचते नहीं है, नॉर्मली देखते हैं कि ज्वर है, क्या सिम्टम्स हैं, तो धातु की जो है वो ओरिएंटेशन आपके साथ में मिलकर हो रहा है कि हर एक चीज को गहराई से देखने का। बिल्कुल। लेकिन उस हम हिसाब से जितना गहराई से देखेंगे उतना और हमें समझ है। हम पेशेंट तो कैसे भी ठीक कर देंगे, लेकिन हमारा नॉलेज कैसे अपग्रेड होगा? नॉलेज तो और बढ़ना चाहिए। आज मतलब आज जो पढ़ रहे हैं, हमारा 5 साल बाद और अच्छा परफेक्टनेस आना चाहिए, इसलिए बार बार पढ़ते रहना है। जी बिल्कुल जी। सर एक पर अगर सब विषम ज्वरों को रिवाइज करो ना सर। हाँ करेंगे ना, अब करेंगे ना, सब फिर से करेंगे। हाँ, किसी और को कुछ बोलना है? मोनिका जी, आपने देखे हैं ऐसे ज्वर? या पूजा अकुला जी, मनोज कुमार जी, आप लोग कुछ बोलिए। डॉक्टर शुक्ला मैम, आप बोलिए कुछ। डॉक्टर सरोज देसाई जी, कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। प्रणाम सर। हाँ जी, बताइए। सर ये रस धातुगत ज्वर मतलब लगभग 20-21 दिन के बाद तक चला तो रस धातुगत ज्वर पहुंच गया, ऐसे समझेंगे ना? नहीं नहीं, 21 दिन क्रॉस किया तो वो जीर्ण ज्वर के सिम्टम दिखने लगते हैं। 21 दिन के पहले ये धातुगत ज्वर, ये सिम्टम पे सब डिपेंडेंट रहता है, क्या सिम्टम दिख रहे हैं उस हिसाब सर से। फिर रस धातुगत ज्वर, फिर इसकी चिकित्सा रसपाचक आगे आ रही है ना, उसमें शोधन बताए, वमन बताए। अगर गंगा नदी पूरा दूषित हो गई तो हम लोग क्या करते हैं? पूरा गंगा नदी को साफ करते हैं, पूरा पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं, फिर साफ। आपने हरिद्वार में देखा होगा, ऋषिकुल में पूरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पूरा साफ किया गया गंगा जी को। और फिर जो नाले वगैरह थे जो आ रहे थे कानपुर में, वो सबको बंद किया गया। तब ऐसे ये चिकित्सा पूरा शोधन चिकित्सा रहता है। शोधन चिकित्सा जरूरी है। हाँ। शोधन, उसके बाद फिर और रसपाचक। विषम ज्वर में अल्प दोष रहते हैं, उसमें ज्वर आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो इसीलिए वहां रस पाचक शमन चिकित्सा से हो जाते हैं वहां। जी सर, थैंक यू। जी ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और किसी को कुछ बोलना है क्या? और एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करना था। सभी लोग हाँ। को सुप्रभात, नमस्कार जी सुप्रभात। सर। हाँ सर इसमें बहुत अच्छे से इन्होंने बताया गया है कि जैसे अभी तो हम लोग सिंपल सी बात करते हैं कि जो एक लक्षण आया है हमारे पास, जो ज्वर का लक्षण आया है, वो लक्षण आया है कि वो जो हम सामान्य ज्वर की बात मानते हैं कि जड़दा स्यु रसानुगता। जैसे अभी आप डिस्कस भी कर रहे हैं, हम लोग सभी जो बिना रस धातु के या बिना आहार रस की विकृति के जो है कभी भी ज्वर नहीं होता है। फिर वो रस धातु रस में जो है रस की कहीं ना कहीं जो जड़दा स्यु रसानुगता, रस के अनुकूल होके ही जो है वो लक्षण उत्पन्न करता है। तो यहाँ जो सामान्य संप्राप्ति होती है वो रस अनुगत मानी जाती है, लेकिन जब हम रसगत बात करते हैं, जो रस धातुगत ज्वर की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो रस धातु की साक्षात दृष्टि की बात करते हैं। बराबर। तो अगर थोड़ा सा और डिटेल में हम जाएंगे यहाँ पे, तो रस धातु में जो दृष्टि मानी गई है उसमें क्या उन्होंने बताया है कि अगर हम ग्रहण के अनुसार थोड़ा सा आगे जाएंगे तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि वहां पर दीनता, उत्क्लेश, सदन, छर्दी, अरोचक, रागोष्म पिटिका, अर्थात लालिमा लिए हुए जो पिटिकाएं होती हैं उनमें उष्णता मालूम पड़ती है। समटाइम्स मतलब जो उसके दृष्टि के लक्षण ऐसे मिल जाते हैं पेशेंट में जिनको बहुत ज्यादा फीवर है भी, और लगातार पेशेंट जो होता है वो उसका फीवर नहीं जा रहा है, लगातार फीवर बना हुआ है, और उसमें जो लक्षण मिलते हैं उसमें देखने से उसमें गुरुता भी मिलेगी, उसमें दीनता भी मिलेगी, उसमें उत्क्लेश भी मिलेगी, उसमें सदन मतलब सारे शरीर में दर्द भी मिलेगा, सर्दी अरोचकों की बात हम कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छा पॉइंट उन्होंने जोड़ दिया है कि रागोश और पीटिका तृष्णा, मतलब कि जो पूरी बॉडी में है वो हल्का लालिमा ज्यादा रहेगी या वो उसमें, और थोड़ी सी पीटिकाएं, या जैसे कहते हैं कि छोटे छोटे समटाइम्स हम पेशेंट हमारे पास आता है और उसको फीवरिश के समय वो उसमें उसकी जो स्किन होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी रेडनेस लिए होती है, और उसमें हल्के हल्के जो है कभी समटाइम्स अर्टिकेरिया टाइप का, या उसकी जो रस धातु की जो दृष्टि एक कॉमनली बताई गई है लालिमा लिए हुए, और वहां अगर हम टच करके देखेंगे तो वहां अधिक उष्णता भी मालूम हो जाएगी, और उसको तृष्णा भी बताइए। और एक पॉइंट बताया कि चक्कर आना, भ्रम आना, जो कि रस धातु की उसमें आता ही है, और थूक में रक्त आता है। एक बार ये भी इन्होंने डरना टीका में सेम श्लोक पे इन्होंने टीका लिखी है, उत्तर स्थान में दिया है वो यही वाला।
तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी की इतनी देर में, तो मैंने इसलिए आपके साथ डिस्कस अच्छा, आप सुश्रुत संहिता भी पढ़ रही हैं? वाह। उत्तर तंत्र में दिया है सर, बहुत अच्छा दिया है धातु लेकिन का। आप मतलब कितना अच्छी है कि आप हर ग्रंथ को उसमें से क्या क्या निकाल के यहाँ कर सकते हैं, कितना अच्छा से बता रही है आप। जी सर मैम ने अभी जैसे बताया, तो जैसे हम लोग जब हिस्ट्री लेते हैं और जब क्रॉनिक हिस्ट्री में जब हम लोग इसमें जैसे मीजल्स वगैरह हुआ होता है, तो फिर जब पेशेंट में जब हम आगे चल के जब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और जब हिस्ट्री में लेते हैं, तो वहां पे मीजल्स के बाद जो भी ज्वर आया होता है तो वो धातुगत ही चला जाता है, इसलिए हमको इतने सालों बाद भी उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, तभी हमको आंसर्स मिलते हैं। तो ये धातुगत ज्वर जब चला जाता है तभी जब हम उसकी ट्रीटमेंट मिलते हैं, तभी उस समय हमको मतलब जो भी व्याधि हुई होती है फिर उसके आंसर। इवन अगर इनफर्टिलिटी के पेशेंट हम ट्रीट कर रहे हैं और उसमें भी अगर ऐसा पहले मीजल्स कराया हुआ हो, तो वहां पे भी फिर से जब तक हम वहां तक धातुगत ज्वर की चिकित्सा नहीं करते तब तक हमको आंसर्स नहीं मिलते हैं। तो सर सही है ना ऐसा? हाँ बराबर। नमस्कार सर। मतलब जैसे मैम ने बताया कि जैसे उष्णता जो होती है, इवन जैसे मीजल्स में जब होता है तो वो उष्णता क्योंकि रक्त तक चली जाती है, तो इसलिए जब तक फिर से हम लोग उसका डीपली जब तक अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तब तक फिर हमको मतलब पूर्णतः आंसर्स नहीं मिलते हैं ट्रीटमेंट के, तो इसलिए वो हमको धातुगत ज्वर की ही चिकित्सा वहाँ पे करनी पड़ती है। जी सर। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते, बताइए। हाँ सर, मैम ने जैसे बोला अभी मिजल्स में, वैसा टाइफाइड फीवर या जनरल वो फीवर सब आगंतुक ज्वर में आता है ना, टाइफाइड फीवर। जी हाँ सर, लेकिन उसमें रहता है थोड़ा सा फीवर रैश भी रहता है, तो उस टाइम पे हम वो रसदार की तरफ जा रहा है ऐसे कहते हैं क्या? हाँ क्योंकि जब टाइफाइड डेंगू इसमें तो आगंतुक रहता है हेतु, लेकिन पेशेंट जब 3rd-4th डे में आता है तो उसके शरीर पे थोड़ा सा फीवर रैश ऐसा रहता है और पेशेंट को चिमचिमायन भी रहता है उसको, तो उस टाइम पे हम वो कहते हैं कि वो आगंतुक होने के हेतु होने के बावजूद भी वो रस धातु की तरफ जा रहा है, ऐसे बराबर। वो होता है ना आगंतुक ज्वर में, पहले वो आगंतुक के सिम्टम दिखेंगे, फिर निज दोष दूषित होते हैं ना, और उस टाइम पे हम सर रस धातु की मनो गुड़ुचीदी कषाय या मनुका खजूर मंथ फांट वगैरह हम देते हैं, तो पेशेंट का फीवर कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन भी उसका कम हो जाता है, तो मनो हमने रस धातु पे ही चिकित्सा की ना सर उसमें। जी हाँ वही पूछना था सर। थैंक यू। थैंक यू। उसमें हम लोग ये धातु की भी चिकित्सा करते हैं और अगध द्रव्य भी देते हैं उसमें, तभी वो ठीक हो। अगर अगध नहीं देंगे तो पेशेंट कभी नहीं ठीक होता है, वो इनफर्टिलिटी तक लेके जाता है, वो टाइफाइड फीवर बाद में बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो हमें अगध द्रव्य का भी योजना करना पड़ता है। इसीलिए सर मिजल्स वगैरह रहता है ना, तो टॉर्च इन्फेक्शन में भी हम मानते हैं कि CME वगैरह, तो यही रहता है ना सर, उसका कॉम्प्लिकेशन फिर इनफर्टिलिटी तक जाता है। जी हाँ ठीक, ओके सर। प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। प्रणाम जी, बताइए सर। हाँ सर, मैं ये कह रहा था सर, पहली बात तो बोलने वाली बात है, तो हम सोचते हैं कि जो नए लोग आए हैं उनको ज्यादा मौका मिलना चाहिए और वो अपनी बात सही तरीके से रख सकें और मतलब उन्हें हम भी समझें आगे। वो तो पहली बात तो ये है कि इसलिए थोड़ा सा मैं बोलना उचित नहीं समझता हूँ ज्यादा। फिर दूसरी बात ये है कि सर मतलब हमें फीवर का और फीवरिश, मतलब हम फीवरिश को भी हल्का ना समझे सर। फीवर अपनी जगह है और फीवरिश मतलब बुखार जैसा महसूस हो, तो ये कई बार हमें बहुत सारे क्लू दे के चला जाता है। जो फीवरिश है, फीवरिश जैसे हमारा पुराना ऑटोइम्यून डिजीज या कुछ भी ऐसा रेमिनेंट है जो वो प्रोमिनेंट हो जाता है। फीवर आया आपके साथ में, जो टाइफाइड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी तरह का हाई ग्रेड फीवर, तो जो आपकी पैथोलॉजी पहले डेवलप हुई है वो आपको पता भी नहीं है। जैसे बहुत सारे मरीज हमारे पास में आते हैं, वो शुगर लेके आते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है और वो फीवर उनका उतरा ही नहीं होता। जब हम शुगर टेस्ट कराते हैं तो उसका काफी कुछ बढ़ के आता है। जब तक हम शुगर पे काम नहीं करते तो फीवर नहीं उतरता उसका, पहली बात। दूसरी बात ये है सर, जैसे मेरे पास में अभी करीबन 6 महीने पहले एक TKR टोटल नी रिप्लेसमेंट का मरीज था, उसने दिल्ली में कराया था, तो उसके बाद उसको फीवर आ रहा था। तो अपने पेशेंट मतलब जो उसका सर्जन थे वो देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये एक नेचुरल फेनोमेना है और ये आता ही रहेगा और ऐसी कोई बात नहीं है, तो ठीक है आप वहीं पे दिखा लो, किसी को दिखा सकते हो। तो वो उन्होंने मुझे दिखाया और उसको मैंने देखा कि मुझे लग रहा है कि ये TKR की मतलब इसकी वजह से नहीं लग रहा। मैंने जैसे चेस्ट एक्सरे कराया उसका और दूसरी चीज कराई तो उसको न्यूमोनाइटिस आ गया और वो मैंने एडमिट किया।
उसके बाद में वो ठीक ठाक होके चला गया। तो मतलब खाली एक मेरे दिमाग में ये कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमारे पास में होने चाहिए, इसके बाद ही हो सकता है, इसके बाद ही हो सकता है, इसके बाद ही हो सकता है। तो यही मेरा कहना था सर जी। और आप ये मत सोचे नए लोगों को नहीं दे रहे हैं, नए लोग बोलना ही नहीं चाहते हैं, चुपचाप सर, मतलब हम मौका देंगे तभी तो बोलेंगे ना सर, जब हम मैं सबको बुलाता हूँ। आप कभी भी मेरे को देखिए रात वाले संभाषण में मैं सबको बुलाता हूँ, लेकिन कोई बोलना ही नहीं चाहता है, सबको सुनना पसंद है, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है, पहले हम भी सुनना चाहते थे। मैंने आपको नहीं बुलाया क्या? मैंने 10 बार बोला मनोज जी मनोज जी मनोज जी। सर मैं इसलिए नहीं था कि नहीं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं ना, तो बेचारे उनको भी थोड़ा सा हौसला बढ़ना चाहिए। अब हम वो बेचारे लोग नहीं है, वो लोग श्रेष्ठ चिकित्सक है, वो बोलेंगे तब ना। अब मैंने देखिए शिवानी जी को कल बताया, वो बोलते ही नहीं है। उदय पांडे जी एक आए हैं, कुछ बोलेंगे तब ना, कोई बोलना ही नहीं चाहता तो कैसे बुलवाएंगे? क्योंकि उनके पास भी ज्ञान की गठरी है सर, वो भी तो बता नहीं रहे। शिवानी जी ज्ञान की गठरी खोली है, देखिए बोल ही नहीं रही, अभी बोलने के बाद भी नहीं बोल रहे हैं ये लोग। बाकी सर एक कल पेशेंट आया था मेरे पास, मुझे क्वेश्चन पूछना था, आपने निमोनाइटिस की तरफ कैसे सोचा सर? ये इनको निमोनाइटिस के लिए कुछ सिम्टम भी थे या फिर सिर्फ ज्वर था, और आपने कैसे संप्राप्ति बनाई कि इसके बाद ये हो सकता है ऐसे? मैं वही बता रहा हूँ आपको। जब आपके पास में फीवर लेके पेशेंट आता है तो वो खाली फीवर नहीं होता है, मतलब वो उसके पीछे बहुत सारा कुछ जुड़ा हुआ होता है। आपकी मोटी मोटी बातें होती है कि आपको चेस्ट, मतलब जो वाइटल ऑर्गन है उन पे आप नजर मार के देखिएगा। एक बार कोई फीवर था नहीं उसको, क्योंकि उसको डायबिटिक भी था, तो डायबिटिक होने की वजह से उसका जो है प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा था। तो हमने ये लगाया कि ठीक है, पहले अभी हम रूटीन देखते हैं, हमने अल्ट्रासाउंड करा के देखेंगे कहीं लीवर एब्सिस तो नहीं है, मतलब और कहीं ऐसे पैथोलॉजी तो नहीं, और एक स्क्रीनिंग कराया हमने। उस स्क्रीनिंग में हमारा मतलब वो आ गया, और मैंने चेस्ट में भी लगाया था तो वो उसमें क्रिप्टेशन मिल रहा था। क्रिप्टेशन मिलने से ये हो रहा था कि दो बात हो सकती है क्रिप्टेशन से भी, कोई जरूरी नहीं क्रिप्टेशन नमूनिया में प्रेजेंट हो, तो पेशेंट फेल्योर में भी होगा तब भी क्रिप्टेशन आएगा, लेकिन डिस्निया हो रहा था उसको, और दूसरे बस खाली, और उसको ज्यादा कोई प्रेजेंटेशन हो नहीं रहा था। मैंने जैसे उसकल्टेशन किया उसका, तो उसको लगा कि मुझे वो क्रिप्टेशन है वहां पे, तो वो मुझे चेस्ट नहीं भी मिलती तब भी मैं चेस्ट एक्सरे कराता हूँ, अल्ट्रासाउंड कराता हूँ, रूटीन मतलब स्क्रीनिंग तो मैं कराते हैं, उसमें मिल जाता है कुछ ना कुछ। एक ESR है ना, एक हम बहुत हल्के में लेते हैं इसे ESR को, तो लेकिन ये ESR हमारा बहुत सारी चीजों को क्लू छोड़ देता है। अच्छा, जैसे CRP है, CRP की नई वैल्यू जो आई है, जो हम हाई सेंसिटिव CRP या RA कराता है, उसका भी बहुत घट के आ गया है। उसमें हम लोग 24 तक 20 तक नॉर्मली मानते रहते हैं, लेकिन वो 6 ही रहता है बस। 6 से ऊपर यदि है तो आप समझ जाइए कुछ ना कुछ आने वाला। अगर मरीज को लंबे टाइम तक आप ट्रीट करना चाहते हैं और अपने पास रखना चाहते हैं, तो आप छोटे क्लू को ऐड करते रहिए, चाहे वो अगली बार ऐड करिए। जैसे मेरे पास आज मरीज आया, उसका CRP 10 था, 10 है, तो मैं ये ध्यान रखना चाहिए कि मुझे मेरा अपने पर्चे में मेंशन करना चाहिए कि इसका CRP 10 है। अगली बार देखते हैं क्या कुछ कर लेके आता है। दूसरी बात, एक और बात है कि हम लोग 99 और 100 के बीच में जो फीवर होता है उस पे हम बहुत परेशान रहते हैं, मतलब जैसे वो उसे फीवरिश ना कह के फीवर में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो तब की वो कुछ बहुत ज्यादा है वो आपके साथ में, उसे लेके रखिए दिमाग में। लेकिन आप दूसरी बात जरूर रखिएगा, हो सकता है कि कुछ भी और कुछ हो सकता है, और मानसिक समस्या की वजह से भी हो सकता है उसको, ये भी मन पे भी बात करने की जरूरत है। तो ये ही मुझे कहना था इसमें। बाकी आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछिए। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। वर्षा जी कुछ बोलना चाहती हैं? जी प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। प्रणाम जी, बताइए। जैसे अभी डॉक्टर मनोज सर ने बताया, ऐसे ही पेशेंट आई थी कुछ दिन, एक हफ्ते पहले। उसकी भी मेन कंप्लेन थी कि ऐसे हल्का हल्का बुखार रहता है, भूख नहीं लगती, कुछ करने का मन नहीं करता, सुस्ती रहती है। तो उसका बस जस्ट पहले BP चेक किया तो वो भी बढ़ा था, फिर शुगर चेक की तो वो भी, मतलब उसका जो कुछ भी था। फिर मानसिक टेंशन भी बाद में आगे हिस्ट्री लेते में कि उसकी फैमिली में कोई, सब लोग अलग अलग रहते हैं, उसके साथ कोई नहीं रहता, तो इसी कारण से उसको ये सब हो रहा था, बाकी और कुछ भी नहीं था। सही में उसको बुखार, ऐसे डायरेक्ट फीवर नहीं था जी। एक बात और कहता हूँ सर मैं यहाँ पे, मेरे पास में जो प्रेगनेंसी इंड्यूस जो डायबिटिक होता है, वो बहुत सारा लोग आता है, बहुत सारा दिखाने के लिए जी। तो उसमें वो क्या करते हैं, क्या तो वो लोग इंसुलिन या मेटफॉर्मिन या दूसरी सेफ ड्रग है वो आप रखते हैं उस पर, हम उसे बंद करा देते हैं, हम नहीं चलाते। हम बोलते हैं आप थोड़ा सा डाइट पर रखिए ध्यान, और जो मैंने करेला और ये जूस का इसकी बात करी है, इससे ही काफी कुछ कंट्रोल हो जाता है मरीज को।
तो उससे मतलब ऐसी सी अगर आप मैं आपके पास में आके बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उससे पहले ही मैं सारी कुछ ये इस्तेमाल करता था, लेकिन मुझे कुछ इनके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं था कि मैं इनको क्या कर रहा हूँ। लेकिन एक मुझे रिजल्ट मिला था और एक मुझे, मैं जैसे बहुत सारे लोगों को फॉलो करता हूँ उन लोगों को मैं ले लेता था और मॉडर्न के हिसाब से सोचता था। तो मुझे उसमें काफी कुछ उनमें मतलब लगा कि प्रेगनेंसी में भी हमें इससे बचना चाहिए जो इंसुलिन है। जी जी, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। ये डॉक्टर मनोज से एक बात पूछना चाहता हूँ। इन्होंने अभी ना वैल्यूज की बात की कि सीआरपी की वैल्यू अगर 6 से ऊपर है तो आप डायबिटिक कौन सी वैल्यू को सही मानेंगे? क्योंकि लैब्स तो आजकल 100 की वैल्यू को से ऊपर हो तो डायबिटीज कह देती है। मैं समझा नहीं सर, मतलब आप दोबारा। नहीं, आपने ना वैल्यूज की बात की थी अभी सीआरपी की। हाँ हाँ ठीक है, तो जहां तक लैब्स की बात है वो तो आजकल कहते हैं कि अगर 100 से ऊपर आपकी ब्लड शुगर आ रही है तो यू आर डायबिटिक। नहीं, सीआरपी से सर सीआरपी से शुगर का क्या लेना देना, मतलब वो मैं समझ नहीं पा रहा। मैं वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो सीआरपी की बात कर रहा हूँ ना। सीआरपी एक अलग मैटर है और वैल्यू उसका एक अलग मैटर है। दोनों को आप सीआरपी से उससे कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? सर डॉक्टर मनोज गुड मॉर्निंग। वो सर का क्वेश्चन ये है कि आप ब्लड शुगर किस लेवल पे मांगते हैं। सीआरपी एक मतलब एक उन्होंने एग्जांपल दे दिया कि ब्लड शुगर, हाँ वो एक सेपरेट क्वेश्चन है कि ब्लड शुगर आप किस लेवल पे मानेंगे कि आप डायबिटिक पेशेंट है बेसिकली। सर मैं 200 तक भी अगर पीपी आ रहा रैंडम आ रहा 200 तक भी हम उसे बहुत कुछ ज्यादा कुछ करते कुराते नहीं है। और उधर 120 और 130 भी रहता है तब भी हम बहुत ज्यादा मरीज को पैनिक नहीं होने देते हम, ठीक है। और वो दवाई अगर लेके भी आता है, कोई दवाई लेके आता है तो उसका मुझे लगता है उसका HbA1c 7 है कि लगभग 6.5-7 है। तो हम उसको जनरली बोल देते हैं कि आप दवाई बंद करिए, कोई जरूरत नहीं दवाई बंद करने की, आप योगा करिए। मेरा मेन मुद्दा होता है योगा। मैं 1 घंटे लोगों को सुबह और 1 घंटा शाम को योग कराने की कोशिश करता हूँ। तो मैं घर पे भी जाने की कोशिश करने लगा हूँ। तो उससे मुझे काफी कुछ रिकवरी मिल जाती है और वो पेशेंट ठीक हो जाता है। ऐसा कुछ है नहीं है। बहुत सारे मरीजों की छूट गई है दवाई को, जो कहते हैं ना कि नहीं छूटती है, हमने बंद करवा दी। मेरे पास 100 का इंसुलिन लेके आता है मरीज जो मिहाइंडोक्राइनो है, वो उनको कितने कई सारे एंडो हैं उनके पास से आता है। और मैं इंसुलिन, मैंने पहले भी बताया इस प्लेटफॉर्म पे कि मैं इंसुलिन बहुत जल्दी हटा देता हूं, 2 महीने के अंदर इंसुलिन हटा देता हूं। थैंक यू सर। एक्चुअली शुगर ज्यादा रहे तो भी, अभी शुगर 250 रहता है, एक बंदे को 200 रहता है, मगर हम लक्षण से ही मानना चाहिए ना सर। अभी पॉलीयूरिया ऐसा, पॉलीडिप्सिया ऐसा लक्षण रहे तो ही हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए ना। अभी 200 रहे तो भी, 250 रहे तो भी हमें ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं पड़ता है ना। इसमें आप ऐसा कर सकते, जो आप बात कर रहे हैं ना सर, उसमें ये हो, देखिए 200 क्या आपका शुगर है या वो उसके साथ में, जैसे आपका किडनी सीकेडी भी हो सकता है। तो आप सीकेडी के साथ में यदि 200 आपका है तो फिर आप सीकेडी पे गौर करिए ना सर, ज्यादा जाए उसकी वजह से डेवलप है। या आपका उसको प्रॉब्लम दूसरा हो सकता है, मतलब प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। अगर आपको तो ये समझना पड़ेगा कि वो जो शुगर बढ़ रहा है वो प्राइमरी या सेकेंडरी। जैसे बहुत सारे स्टेरॉइड लेके आते हैं, जैसे वो ऑटोइम्यून डिजीज पे है या एज्मा पे है, अस्थमा है, या बहुत सारी जगह उसको स्टेरॉइड लेके आता है पहले से ही, और उसे हम भी नहीं कम कर सकते बहुत ज्यादा। तो हमें उसके बारे में कुछ प्लान करना पड़ेगा ऐसे। कुछ तो लक्षण तो होना चाहिए ना सर। सर एक चीज इसी से रिलेटेड पूछना है सर। सर एक व्यक्ति लक्षण, हाँ सर हाँ बोलिए सर, लक्षण के बारे में आप कुछ पूछना चाह रहे थे। एक व्यक्ति अगर मान लो, मतलब मैंने देखा है कि मेरे पास पेशेंट एक आता है तो वो 400 के शुगर पे भी एकदम मतलब अच्छे से, मतलब उसको कोई सिम्टम्स नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और एक पेशेंट और आता है वो 180 और 200 के शुगर पे भी मरा सा दिखता है। तो उसको कैसे समझे, मतलब क्या समझेंगे, क्या सिम्टम्स समझेंगे उसकी? देखिए शुगर, मैं बताऊं इसमें? एक मिनट, ये सरोज जी आप म्यूट रखिए। हाँ मैं बोलता हूँ। मेरे से क्वेश्चन है ना सर? हाँ जी। अब देखिए, पहली बात तो ये कि 400 वाली जो बात की है, हम ज्यादातर जो न्यूली डायग्नोसिस केस हैं वो 400-300 के बीच में ही मिलते हैं। मतलब आपके पास आया न्यू डायग्नोसिस है वो, उसके फिर डिपेंड करता है कि क्रोनिसिटी, मतलब वो अगर आपका 200 वाला मरीज भी है और वो उसका कॉम्प्लिकेशन कितना झेल रहा है। मतलब आपके बाद में सर ने एक बार बोला था कि वो आम सड़ा हुआ तो नहीं होता जा रहा है। तो वो शुगर डिपेंड ये नहीं करती कि वो कितना ऊपर जा रहा है, डिपेंड ये करती है कि कॉम्प्लिकेटेड कितना होता जा रहा है। तो अगर कॉम्प्लिकेटेड 200 पे भी है तो आपको उसे सोचना पड़ेगा, उसका समझना पड़ेगा। हेलो। हाँ जी। और
सर अगर आपने एक चीज और कही ना कि ESR लोगों को देखना चाहिए, तो शुगर का मरीज मतलब अगर आ रहा है और उसका ESR मान लो 80-90 है, तो उसके लिए आपको बाकी पैरामीटर्स भी देखने पड़ेंगे क्या? जैसे आपने कहा कि किडनी प्रोफाइल और ये, अगर वो भी ठीक है तो फिर उसको क्या समझे सर, क्या हो रहा हो, क्या आम वगैरह कुछ बन रहा हो? समझना तो सर पड़ेगा उसको, क्योंकि ESR है तो आपको ध्यान लगा के पढ़ना है। कि हो सकता है आपको 2 महीने में समझ में आए, हो सकता है 3 महीने। मेरे पास एक पेशेंट थे, उनको ESR 110 था, लेकिन उनको कोई सिम्टम्स नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसको करता रहा, वॉच करता रहा, बार बार देखता रहा, ठीक है शुगर अच्छी तरह कंट्रोल किया, लेकिन उनका ESR कम नहीं हुआ। उसके बाद पता चला कि उनको बोन टीबी थी, मतलब बोन टीबी था ये, तो उसका वो एक्चुअली तो फिर मतलब इसमें यही होता है ना कि मतलब पास्ट हिस्ट्री बहुत मायने रखती है हमको, क्योंकि कई बार चीजें ऐसी हो जाती है कि आपके पास मान लीजिए शुगर का पेशेंट आया है और यहाँ पे आपकी वैल्यू अभी वो शो कर रहा है 200, 2 तरीके के जैसे आपने पेशेंट बताया। और रियली ऐसा होता है कि मतलब एक पेशेंट जैसे अभी किसी ने पूछा कि बहुत ही फटीक सा लगता है, सब कुछ होता है, तो यहाँ पे मान लीजिए उसकी शुगर भले ही कम आ रही है, ठीक है, मान लीजिए 150 ही आ रही है, 200 ही आ रही है, आपको लग रहा है अरे इसको तो शुगर है नहीं, बट पास्ट हिस्ट्री उसकी क्या थी, कहाँ जाके कॉम्प्लिकेशन होके उस पेशेंट में ये लक्षण मिले, यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी होता है। और कई पेशेंट ऐसे आते हैं जहाँ पे शुगर लेवल बहुत हाई रहता है लेकिन उनको लक्षण नहीं होते हैं, तो कभी कभी ये डायटिक हिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे ज्यादा नहीं हो लेकिन सिर्फ ब्लड शुगर बढ़ा हो। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, अवेयरनेस की भी हमको जरूरत पड़ती है, क्योंकि आज के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए जो रिपोर्ट्स है वो बहुत मायने रखती है। तो हमको ये उनको अवेयर कराना कि आपके शरीर में लक्षण उस तरीके के नहीं, यानी कोई तरीके की कॉम्प्लिकेशन नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंट रिपोर्ट को एक वो लेके हाथ में पकड़ के बैठ जाता है कि नहीं मेरी ब्लड शुगर मैम इतनी कम है, इतनी कम है, इतनी कम नहीं हो, इतनी कम नहीं। तो यहाँ पे अवेयरनेस की भी बहुत जरूरत होती है कि उनको ये बताया जाए कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा आपके क्या क्या लक्षण है, मतलब कमी के जो सिम्टम हमको दिखते हैं क्या नहीं दिख रहे हैं, ये वहाँ पे अवेयरनेस की भी कभी कभी जरूरत पड़ती है। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया बताया आपने आकांक्षा श्रीवास्तव जी, कितना बढ़िया आपने बताया। लेकिन क्या करें, आपकी बातों को और सुनेंगे हम अभी, अष्टांग हृदय का टाइम हो गया है। आप सभी इतना बढ़िया सुबह सुबह 6 बजे से माधव निदान पर इतनी अच्छी व्याख्या करते हैं, और सुबह सुबह 57-58 लोग जूम पे और 50 लोग जो है वो फेसबुक पे देखते हैं। कितना अच्छा काम हो रहा है ये। तो वैद जी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं आप सभी को अभी आज ही बताता हूँ कि अगले साल हम दिसंबर माह में हम एक ऑफलाइन कार्यक्रम करेंगे जिसमें आप सभी आएंगे और हम सब एक बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम करेंगे। तो अभी फिलहाल हम अष्टांग हृदय पर इसी मीटिंग आईडी और पासवर्ड के साथ आप सभी बस यहाँ से स्विच ओवर हो जाइए, बस एक एंड करना है और फिर ये चालू हो जाना है। आप सभी थैंक यू नवीन जोशी सर। जी जोशी सर आप बहुत थैंक यू वेरी मच जी।